हेलो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम 10वीं कक्षा विज्ञान का मॉडल पेपर हल कर रहे थे। उस मॉडल पेपर का हमने यहाँ तक कहाँ तक जहाँ तक मैं निकाल रहा हूँ वहाँ तक का भाग हमने हल कर लिया था और वो भाग आपको दिखाई देगा यहाँ पर। कहाँ तक? यहाँ तक हमने बच्चों हल कर लिया था। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने हल कर लिया था। हमें यहाँ पर देखना बाकी था। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इधर वाले प्रश्न अपने करने बाकी थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने किया था। अब हमें करना है यहाँ का प्रश्न। और उस प्रश्न को करने के लिए हम लेते हैं मार्कर। और मार्कर लेने के बाद में हम यहाँ से शुरू करते हैं। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण कौन सा था? मेंडल ने जब अब प्रयोग किया तो 7 विपर्यासी लक्षणों को उसने लिया था। तो उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षण लिए। उनमें से फूल जो है वो फूल के रंग को भी उन्होंने उसमें शामिल किया था। तो फूल का रंग जब सफेद था तो उसका विपर्यासी लक्षण कौन सा था? वो था बैंगनी फूल, बैंगनी रंग का फूल, बैंगनी फूल, है ना। तो ये इसका अपन क्या करेंगे, उत्तर कर देंगे विपर्यासी लक्षण के रूप में कि बैंगनी फूल उन्होंने लिया था। चलिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पर, ये दूसरे का पांचवा है ना? हाँ, नहीं दूसरे का पांचवा, ठीक है। छठा सातवां ये कौन सा नंबर दे रखा है, चलो जो भी है, लेकिन आपको देखना है। अब देखिए, किसी वाहन के पश्च दृश्य यानी विंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी वाहन जो होते हैं, जितने भी वाहन होते हैं, कार, मोटर, मोटरसाइकिल, बस, कुछ भी हो, ट्रक हो, उसमें साइड में एक मिरर लगा होता है, एक कांच लगा होता है जिसमें अपन पीछे की साइड में देखते हैं। उसको रियर व्यू के लिए मिरर बोलते हैं। तो साइड ग्लास बोलते हैं। उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दर्पण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल होता है बेटा, उत्तल, और एक होता है अवतल, अवतल। तो साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम अध्याय में जब पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि क्यों उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष आंख का एक दोष है। देखने में समस्या होती है। और वो देखने में समस्या कैसे होती है कि आंख में जब किरणें जाती है, प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती है, तो वो जिस बिंदु पर फोकसित होनी चाहिए, जहां पर मिलनी चाहिए, वहां पर नहीं मिल पाती और उससे पहले ही मिल जाती है। इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ मिल जाती है, कैसे मिल जाती है। आप देखिए कि मैं नेत्र गोलक बनाता हूँ। यहाँ पर ये नेत्र गोलक मैंने बना दिया। और ये यहाँ पर आपका क्या लगा है? लेंस लगा है। और ये आपका क्या है? रेटिना है। जब प्रकाश किरणें दूर से यहाँ पर प्रवेश करती है तो ये इस रेटिना पर मिलनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर पहले ही मिल जाती है, रेटिना से पहले ही मिल जाती है। इसलिए बिंब का प्रतिबिंब जो है साफ नहीं बन पाता है, क्लियर नहीं बन पाता है। और क्लियर नहीं बन पाने के कारण जो है अपन इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। हालांकि इसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। वो इसलिए है क्योंकि इसमें लेंस के पास यानी निकट में ही किरणें फोकसित हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। तो ये निकट दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए अपन अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। और आगे का प्रश्न जो है वो है, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? विभवांतर का मापन करता है। बात समझ में आती है आपको? चलिए आगे बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, ये क्लीन कर दिया। और नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। विद्युत धारावाही परिनालिका होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसको अपने को बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक तार को
इस प्रकार से लपेटते हैं, इस प्रकार से लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, तो एक नली टाइप बनता है। ये जो बना इसको बोलते हैं परिनलिका, सोलेनोइड बोला जाता है। और चूंकि कोई सा भी धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा को आई से लिखते हैं, तो इसे धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो इसमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यूं यूं इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर नीचे की बात करूं तो इसे नीचे भी इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसको अपन इस प्रकार से दर्शाएंगे, जो भी प्रश्न में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताना है। अब किस तरफ से धारा प्रवाहित करेंगे और किस तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है बनेगा, वो अलग बात है, उसको अपन बाद में समझेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, और वो चीज क्या दे रखी है, वो ये दे रखी है। ये पेन ले लिया, और कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के बाद में कौन सा उत्पाद बनता है और ऊष्मा निकलती है। प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के द्वारा, यहाँ पर एक्स का मतलब है कि हमें वो निकालना है, वो पदार्थ क्या है बनेगा जो, और ऊष्मा निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको अपन सामान्य भाषा में आरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरास बोलते हैं। और आरास में अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं। जब आरास में पानी डालते हैं बाल्टी में, इस प्रकार से आरास पड़ा और उसमें क्या डाल दिया, पानी डाला, तो पानी डालते ही ये बाल्टी यहाँ से गर्म हो जाएगी, और यहाँ से क्या निकलेगा, भाप निकलेगी। क्या निकलेगी? भाप निकलेगी, भाप निकलेगी, भाप निकलेगी। ठीक है, यानी यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, ये बाल्टी यहाँ से गर्म हो जाएगी पूरी पूरी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं बेटा? बिना बुझा चूना बोलते हैं। और जब इस बिना बुझे चूने में पानी डाल देते हैं तो ये बुझ जाता है, और बुझ जाने के बाद में एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ओ एच है ना, Ca और ओ एच होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर अपन CaOH और बाहर की तरफ 2 लिखेंगे, ये बनेगा पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं अपन इधर तीसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हो चुका है बेटा, और तीसरे प्रश्न पर की बात करते हैं अपन। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अब मैं इधर आ जाता हूँ, क्योंकि अब प्रश्न सारे इधर आ चुके हैं। आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं प्रश्न जो है वो बोल रहा हूँ, है ना, आपको दिख जाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्या होता है, यानी बोले तो रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए डिफाइन रेस्पिरेशन। तो वायुमंडल में उपस्थित हवा को, जो कि सभी प्रकार की गैसों का मिश्रण है, उस हवा को ग्रहण करने से लेकर उसमें से ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न करने तथा बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमंडल में छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको श्वसन कहा जाता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने, उससे ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी उत्पन्न करने, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से वायुमंडल में, वातावरण में छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसे श्वसन कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी केवल हां लेने को श्वसन नहीं बोलते हैं, हां लेने के बाद में अंदर कुछ कुछ जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है। श्वसन और श्वास लेने में दोनों में फर्क होता है। ठीक है, श्वास लेना श्वसन का एक हिस्सा मात्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना नियंत्रण करता है? मैं जैसे मैं पेंसिल चला रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, या मैं बाइक चला रहा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, अपने शरीर को नियंत्रित करके खड़ा हूँ, तो ये सारा काम सेरिबेलम, अपने मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क करता है, सेरिबेलम बोलते हैं जिसको। और जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। उसको हाथ में कोई चीज पकड़ाते तो वो गिर जाती है, बाइक पे बिठाते तो वो गिर जाता है। इसका कारण क्या है? सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करता है, काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जी ऐसा पुष्प, ऐसा फूल जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर पुंग केसर भी हो और जिसके ऊपर स्त्री केसर भी हो, यानी दोनों चीजें हैं जो उस एक ही पुष्प में हो, ऐसे पुष्प का नाम बताइए। तो गुलाब हो गया, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली आदि जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। दोनों ही स्त्री केसर और पुंग केसर जो है इस एक ही पुष्प के ऊपर पाए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ये तीसरे का था, इधर हमने नहीं किया था, लेकिन मैं पहले ही करवा दिया है ना। जो मैंने पहले करवा दिया ना, मैं यहाँ पर जो है ये तीसरे प्रश्न का चौथा था, और 5 6 7 8 9 ये हमने पहले ही कर लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ तक हमने पहले कर लिए। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये 10वां प्रश्न है ना। तीसरे के ये 3 तो इधर थे, और 4 से लेकर वो इधर पीछे की तरफ थे, जो हमने पहले ही कर लिए। मैं वहां पर उससे सही से देख नहीं पाया था कि कौन से प्रश्न का किधर है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन 10वें प्रश्न से। और 10वां प्रश्न क्या कहता है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, बीकर को चित्रित कीजिए। बीकर बनाना है, बीकर ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसा बीकर होता है जिस पर निशान भी बने होते हैं कि कितना भरोगे तो कितना मिलीलीटर पानी या मिलीलीटर जो है वो लिक्विड हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा बना होता है, तो इसको बीकर बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पर 9वां प्रश्न जो है, 11वां प्रश्न जो है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है, तो उसमें ओइक अम्ल वाला प्रकार्यात्मक समूह होता है, वो होता है COOH। क्या होता है, COOH होता है, CO और OH, और इस प्रकार से ये होता है। तो ये प्रकार्यात्मक समूह किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है, ठीक है। और इनका अनुलग्न जो है वो ओइक अम्ल लगाया जाता है। इसके बाद 12वां प्रश्न कहता है, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है, लिखिए। मतलब कह रहा है कि अम्ल के अंदर अपन पानी डाल के उसका घोल बना लेते हैं, और घोल बनाने के बाद में जब उसमें तार डाल के क्या करते हैं, बल्ब जो है, जैसे ये समझ लो कि मान लो इसमें कोई क्या भरा है, अम्ल का घोल भरा है, और एक बल्ब इधर है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब लगा है। इसका एक वायर इसमें यूं डाल के, यूं डाल के, और ये एक वायर यूं डाल के यहाँ पर जो है पिन लगा रखी है, ये पिन हमने फांद रखी है। तो अपन यहाँ से पिन लगाएंगे तो इसमें से क्या होगा, करंट निकलेगा, और ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। बल्ब जो है वो क्या है, जल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत की चालकता दर्शाते हैं, यही इससे सिद्ध होता है। बस इतना सा लिखना है, यानी अम्लों के विलयन से विद्युत प्रवाहित होती है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। हम अब आते हैं आगे, और आगे क्या है, आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न कहता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन सीधे इन्वॉल्व होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन श्वास के रूप में ली जाती है उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, और ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं ली जाती उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पादपों में प्रकाशानुवर्तन की गतियों को समझाना है। तो पादपों में क्या होता है कि पादप जो है प्रकाश की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। यानी आप पौधे को चाहे कितना ही टेढ़ा लगा दो, कितना ही ऊंडा लगा दो, रोड़ा कर दो, लेकिन उसकी जो टिप है, उसका जो ऊपरी ऊपरी सिरा है वो सीधा प्रकाश की ओर ही गति करेगा। इसी गति को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर गति करना, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपने देखा होगा, कैसे देखा होगा कि एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये पौधा लगा हुआ है, और यहाँ से खिड़की से क्या आ रही है,
लाइट आ रही है तो ये क्या है, यूं मुड़ जाएगा, यूं मुड़ जाएगा, ये पौधा यूं इस प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद की बात करते हैं। फिर है, मानव में नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम लिखिए। मानव में क्या, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम लिखिए। नर जनन तंत्र जो होता है उसके दो अंगों में मुख्य रूप से एक अंग होता है वृषण, वृषण होता है, और एक होता है शीश्न, शीश्न, है ना। वास डिफरेंस भी होता है, जिसको अपन शुक्र वाहिनियां भी बोलते हैं, और उसमें ग्रंथियां भी होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन हमें दो नाम पूछे तो हम क्या करेंगे, वृषण और शिश्न दोनों लिख देंगे। और चाहे तो आप जो है शुक्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनी आदि आदि नाम लिख सकते हो। तो ये नर जननतंत्र में पाए जाने वाले दो अंग हो जाएंगे। उसके बाद छठे के बाद में सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है, इधर से मानव में लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण को क्या क्या करना है, आरेख द्वारा समझाना है। तो आपके जो अनुवांशिकता वाला पाठ है, आनुवंशिकता वाला जो पाठ है, उस पाठ में, उस अध्याय में आप देखेंगे कि एक तरफ इस प्रकार नर का फोटो बना रखा है और एक तरफ इस प्रकार मादा का फोटो बना रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नर के अंदर जो है वो एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब इनमें से एक्स और इसमें भी एक्स मिल जाएगा तो एक्स और एक्स बनेगा, और इसमें से अगर एक्स और इसमें ये वाला एक्स मिला तो भी एक्स और एक्स बनेगा। लेकिन अगर ये जो है वाई और ये एक्स, इनमें से कोई भी एक मिलेगा तो भी क्या बनेगा, एक्स वाई। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस लेडीज या मादा के गुणसूत्रों से यहाँ पर लिंग जो है उसका कोई निर्धारण नहीं हो रहा है। नर के गुणसूत्र ही निर्धारित करेंगे है कि उत्पन्न होने वाली संतान जो हुए वो मादा होगी या नर होगा। इसका निर्धारण कौन करता है, केवल नर करता है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो वो नर में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये आरेख आपको बना के बताना है, सिंपल है। आगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी माध्यम की किसी माध्यम में प्रकाश की गति जो होती है वो निर्वात के सापेक्ष कितना अधिक होती है या कितना कम होती है, इसी को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। लेकिन किसी अन्य माध्यम में इस माध्यम की तुलना में, यानी निर्वात में जिस स्पीड से चल रहा है उससे कितना तेज चलेगा या कितना धीरे चल रहा है, यही क्या है, उसका अपवर्तनांक कहलाता है। और इसको अपन लिखते हैं, किसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, ये लिखा जाता है। ये इसका सूत्र होता है। और भी अगर डीप में आप पढ़ना चाहेंगे तो इसको बाद में अपन जब पाठ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब आकाश का रंग नीला दिखाने का क्या कारण है, देखिए। हाँ, तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो स्वच्छ आकाश जो होता है उसमें क्या होता है, जब प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तब तक क्या होता है कि जो चूंकि प्रकाश जो होता है उस प्रकाश के 7 वर्ण होते हैं। 7 वर्णों में से क्या होता है कि जो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले जो रंग होते हैं वो जो है वो उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, स्केटर नहीं हो पाता है। लेकिन छोटे जो कम तरंग दैर्ध्य वाले जो रंग हैं वो ज्यादा फैल जाते हैं। जो नीला और बैंगनी रंग जो होते हैं प्रकाश में, नीला और बैंगनी, ये दोनों सबसे ज्यादा फैलते हैं। और अब ये बैंगनी हमें क्यों नहीं दिखाई देता, पहली बात तो ये कि नीले के प्रति अपनी आंखें ज्यादा संवेदनशील होती है तो हमें थोड़ा नीला ही दिखाई देता है। दूसरा कारण ये है कि बैंगनी रंग जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है कुछ हद तक, तो हमें ज्यादा मात्रा में दिखाई देने वाला रंग होता है नीला। तो प्रकाश जब हमारी आंखों तक आता है वो तो फैला हुआ प्रकाश तो हमें नीला दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों है, क्या है कि नीला दिखाई देना, अब यहाँ पर लिखा है कि नीला दिखाई देना, मतलब ये है कि एक्चुअली आकाश का रंग जो होता है वो नीला नहीं होता है, वो होता है काला। क्या होता है, काला। आकाश का रंग काला होता है,
लेकिन हमें नीला दिखाई देता है, और वो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 10वां प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? जब घरेलू फ्यूज का उपयोग घरेलू विद्युत परिपथों के अलावा और भी बहुत सी जगह किया जाता है, इंडस्ट्री में भी किया जाता है, सब जगह किया जाता है। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फ्यूज जो है वो क्या करता है? फ्यूज एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है, अधिक वोल्टेज और करंट आने की दशा में उस परिपथ को तोड़कर उसमें लगे सभी उपकरणों को बचाने का काम करता है। कैसे कर, इधर देखिए, ऐसे करता है। जैसे मान लो ये क्या लगा है, फ्रिज लगा है, और इसमें क्या आ रहा है, ये दो तार आ रहे हैं। तो हमने क्या है, मीटर से सीधे तार निकाल के इसमें करंट दे दिया, अब फ्रिज चल रहा है। अचानक से मान लो वोल्टेज अप हो गया, या वोल्टेज ही अप होता है, करंट बहुत कम जो है ज़्यादा बढ़ता है, तो कभी कभी करंट भी क्या हो जाए, धारा अप हो गई, करंट बढ़ गया। तो वैसे ही वोल्टेज अप होते ही धारा जो है वो बढ़ जाएगी, वैसे ही उसका कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जब वोल्टेज अप होगा तो क्या है कि ये तो एक निश्चित वोल्टेज पर काम करने वाली युक्ति है, कुछ डिफरेंस के साथ में। अब जैसे ही वोल्टेज अप होगा तो ये जल जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसके मार्ग में, यहाँ पर इसको तार भेजने से पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों तारों के बीच में एक प्रतिरोध जैसा वायर लगा देते हैं। हालांकि वो प्रतिरोध नहीं होता है, एक निश्चित करंट पर काम करने वाला, कि ये मान लो 5 एम्पियर का क्या है, फ्यूज है। फ्यूज तार होता है, केवल फ्यूज क्या होता है, एक तार होता है, छोटा सा तार होता है। तो अगर 5 एम्पियर का फ्यूज तार है, तो जैसे ही 5 एम्पियर से करंट बढ़ेगा, ये तार पिघल के टूट जाएगा, और टूटते ही परिपथ बंद हो जाएगा, खुल जाएगा परिपथ, और परिपथ खुलते ही क्या हो जाएगा, अपना जो ये फ्रिज लगा हुआ है ये बच जाएगा, ये जलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी युक्ति है, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं। हमने विद्युत के जो उपकरण होते हैं घरेलू, उनको बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए। फिर लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, है ना, उस पर जो है टेस्ट ट्यूब लगाएंगे, नीचे अपन क्या करेंगे, आग लगाएंगे, और इसमें क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे, और उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, N2O बनेगी। बस इसी को अपने को बताना है, तो किताब में फोटो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, और 12वां प्रश्न क्या कहता है, वो ये कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट प्लस क्या बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस क्या बनता है? तो यहाँ पर H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये इसका, और यहाँ पर क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी। ठीक है, और इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, है ना? ये बात आपको समझ में अवार्डनी है। उसके बाद में यदि कॉपर आर्द कार्बन डाइऑक्साइड में पकड़ा पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कॉपर जो है वो नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में पड़ा रहता है, तो क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है उस पर, हरे रंग की। उसका क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, CuO बन जाता है। क्या बन जाता है? CuO बन जाता है। और वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, वो हरे रंग की परत होती है। तो ये हो जाएगा, अगर कॉपर को आप क्या रखोगे, खुले में पानी के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड में रखोगे तो। कॉपर कार्बोनेट भी बन सकता है यहाँ पर, CuCO3, है ना, CuCO3 भी बन सकता है, कॉपर कार्बोनेट, वो हरे रंग का हो जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं, अब ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, और इनको डायरेक्ट अपन एक्सप्लेन थोड़ा धीरे से मैं समझा दूंगा, छोटे छोटे में। ऋतुस्राव रजोधर्म होने के कारण समझाइए, इसकी अवधि लिखिए। देखिए, लड़कियों में या बच्चियों में, बालिकाओं में क्या होता है कि हर 28 दिन में क्या होता है, पीरियड्स आते हैं, उसी को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है उसको। और वो क्यों आता है, कैसे होता है, उसके अपने को कारण लिखने हैं, तो ये आप खोज कर लिख सकते हैं आराम से। चलिए, उसके बाद में इसके अथवा में दिया है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारणों को समझाइए तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। तो गर्भ निरोध के लिए अपन क्या करते हैं,
गर्भ निरोध अपनाने के कारण क्या है? तो अनावश्यक जो है गर्भ धारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियों को उपयोग किया जाता है। और गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम अपने को लिखने, एक का नाम लिखना है तो उसमें आप जो है कॉपर टी लिख सकते हैं, कप जो आता है वो भी लिख सकते हैं, या कॉन्डम्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 15वां प्रश्न जो है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। ओजोन जो बनती है वो ऑक्सीजन के टूटने और जुड़ने से बनती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ये O2 जो है, ये O2 टूट टूट कर क्या बनती है? O3 बनती है। O2 टूटेगी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनेगा और वापस फिर वो O2 के साथ में जुड़ेगी तो वो O3 बन जाएगा। पराबैंगनी जो किरणें होती है उनके द्वारा O2 O3 का निर्माण होता है ओजोन मंडल में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC जो है वो क्या है? ओजोन में गिरावट का प्रमुख कारण है और इसकी रोकथाम के लिए सबमिट भी किए गए हैं। तो वह सारी चीजें आपको लिखनी है। बड़े प्रश्न है, मैं इतना ही बताऊंगा। फिर आपका ओम का नियम है, ये लाइट वाले पार्ट से है, लाइट से नहीं, सॉरी, विद्युत वाले पार्ट से है। आपको ओम का नियम लिखना है, प्रतिरोध को परिभाषित करके ऐसा ही मात्रक लिखना है। देखो, ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर में संबंध बताता है। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है। नाइक्रोम तार को तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचना है। नाइक्रोम के तार के लिए, नाइक्रोम का मतलब निकल और क्रोमियम से बना हुआ। तो ये बड़े प्रश्न है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, इधर क्या दिया है, या फिर इसमें अथवा में आपको दिया हुआ है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, विद्युत प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। तो जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, मतलब चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या होता है? गर्म होता है। प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो कारक होते हैं वो प्रतिरोध होता है, विद्युत का मान होता है ना। प्रतिरोध और धारा के मान पर निर्भर करती है। और दूसरा है ओम का नियम के लिए अध्ययन के लिए आपको परिपथ चित्र बनाना है ओम के नियम के लिए। फिर एक क्लोर क्षार अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड को अपन क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का जो है अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो उसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए, इसमें निहित रासायनिक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा पर अपन क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दो चीजें होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है, उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। उसको जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है खाने में पकाते समय, और इसी कारण से खाना जो है वो स्पंजी हो जाता है। फिर है निबंधात्मक प्रश्न, अमीबा में पोषण की विधि को समझाना है। अग्न्याशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखना है। ट्रिप्सिन होता है वो तो वैसे। क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घरोम का कार्य स्पष्ट करना है। ये थोड़े बड़े प्रश्न नहीं है लेकिन अच्छे प्रश्न है, ज्यादा बड़े नहीं है, टफ नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न ही है, एक एक प्लस दो। ये कार्य स्पष्ट करना है, लंबा प्रश्न है। बाकी इनके अंदर केवल नाम लिखना है, विधि को समझाइए, थोड़ा सा समझाना है। उसके बाद में आगे और भी प्रश्न दिए। पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझाना है। मानव में जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित पाचक एंजाइम का नाम लिखना है। बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई कम होती है, बाघ का जो पेट होता है उसमें जो आमाशय होता है, पाचन तंत्र होता है, उसकी लंबाई कम होती है, क्यों होती बताना है। फिर है 19वां, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर दूरी से के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट बने? तो इस सवाल को अपने को हल करना पड़ेगा दर्पण सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये दो प्रश्न और पढ़ लेता हूँ। अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य स्थित प्रतिबिंब के बिंब के प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है। ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। डॉक्टर दो डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। दो डायोप्टर है तो इसकी जो है फोकस दूरी 100 मीटर बराबर एक डायोप्टर होता है। नहीं, अगर अपन इसको निकालें तो P बराबर 1/f होता है। 100/2 50, 50 में जो है वो इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, और प्रकृति जो है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद में उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख चित्र बनाना है, F1 F2 के बीच में रखना है, ये सब बताएंगे आपको अलग से। ठीक है। मिसेल की संरचना बनाना है, चौथे पार्ट से है।
एस्टरीकरण क्या होता है और क्षारक के साथ अभिक्रिया क्या होती है, दोनों आपने को बतानी। तो इस प्रकार से ये पेपर पूरा सोल्व कर लिया है हमने। बड़े प्रश्न जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे सोल्व नहीं करवाए, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक आधा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, इसलिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।